अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। दुनिया भर में पार्लियामेंटेरियंस मुकाबला करते हैं कि कौन अपने मुल्क के लिए काम ज़्यादा करेगा, कौन बेहतरीन कानून साजी करेगा, कौन अवाम को ज़्यादा रिलीफ फराहम करेगा। लेकिन यहाँ जनाबे वाला मुकाबला हो रहा है कि कौन अवाम के टैक्स के पैसों पर ज़्यादा मराद को एंजॉय करेगा। अभी खैबर पख्तूनख्वा मरात बिल पर तनकीद की जो धूल है वो छटी भी नहीं थी कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक अरकान पार्लियामेंट की अहलिया, उनके बच्चे, इनको मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर कर लिया है। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट के शरीके हयात मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे, जबकि 28 साल से कम उम्र ज़ेर किफ़ालत बच्चे भी ब्लू पासपोर्ट की सहूलत एंजॉय कर सकेंगे। सेनेटर्स की दलील ये है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स को ये सहूलत हासिल है तो फिर उन्हें भी बिल नहीं चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि यही सेनेटर्स कहते हैं कि अवामी पैसों पर सबकी मराद ख़त्म की जाएं या महदूद की जाएं। साथ देने वालों में PTI और नून लीग वाले शामिल हैं। अब आ जाए ज़रा सूबों की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 3 महीने पहले यानी 30 अप्रैल को बड़ी खामोशी के साथ अरकान की मरात, उनके इख्तियारात और इस्तेहकाक में इजाफे का तरमीमी बिल मंजूर किया और अवामी नुमाइंदों पर ख़जानों के मुंह खोल दिए। बिल की जो तफसीलात आई हैं सामने, उस पर फिर PTI हुकूमत पर शदीद तनकीद हो रही है, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात शफी जान ने बताया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मरात एक्ट की तमाम काबिल एतराज़ शक़े वापस लेने और इन शक़ों को 1988 के एक्ट के मुताबिक बहाल करने का फैसला कर लिया है। इस एक्ट की जो मंजूरी है उसकी कहानी इंतहाई दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी है। सियासी बसात पर एक दूसरे से दस्तों गरेबा नजर आने वाले हुकूमती यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनके अराकीन मरात में इजाफे के मामले पर यकजान दो कालिब हो गए। और तो और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम कुंडी ने असेंबली से आए इस बिल पर 6 मई को बिना कोई एतराज उठाए खुशी खुशी दस्तखत भी कर दिया। KP प्रोविंशियल असेंबली पावर्स, इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026, इसके तहत खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अरकान को मुल्क भर में तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना होगा। बिला तफरीक पार्टी और अपोजिशन ताहयात डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इनको मिलेगा। इन अरकान असेंबली की शरीक हयात को भी यही सहूलत मैसर होगी। मुल्क भर के हर एयरपोर्ट पर VIP लाउंजेस तक रसाई मैसर होगी। अरकान की शरीक हयात को खुसूसी असेंबली कार्ड, शनाख्ती कार्ड भी जारी किया जाएगा। अरकान असेंबली को सरकारी अफसरान के मसावी फीस पर मुख्तलिफ क्लब्स की मेंबरशिप की सहूलत भी हासिल होगी। ज़ाती गाड़ी पर खुसूसी MPA नंबर प्लेट लगाने और काले शीशों वाली ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करने की भी कानूनन इजाज़त होगी। तरमीमी बिल के तहत अरकान 3 रोज़ तक सरकारी रिहाइश बशमूल सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस या किसी भी सरकारी रिहाइश गाह में मुफ्त क़याम और ताम कर सकेंगे। सिक्योरिटी से मुतालिक भी कुछ मरात इस तरमीमी एक्ट में शामिल हैं, जिनमें स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसी मेंबर को गिरफ्तार या अदालती कार्रवाई के लिए तलब नहीं किया जा सकता। असेंबली अरकान को B कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कोई भी रुकने KP असेंबली ममनुआ हथियार के अब 4 के बजाय 8 लाइसेंस तक हासिल कर सकेगा और फीस भी सिर्फ 4 की ही अदा करनी होगी। अरकान असेंबली को बुनियादी माहाना तनख्वाह के अलावा मुख्तलिफ नौइयत के अलाउंसेस भी जारी किए जाएंगे, जिनमें सेशन और यौमिया अलाउंस भी शामिल होंगे। और कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर KP असेंबली के लिए भी वसी मरात रखी गई हैं, जिनमें स्पीकर को 2 सरकारी फ्लैग गाड़ियां और 1 बख्तरबंद गाड़ी, जबकि डेप्यूटी स्पीकर को 2 सरकारी गाड़ियां मिल सकेंगी। दोनों आईनी ओहदों के लिए सरकारी रिहाइश की देखभाल, बिजली और गैस के अखराजात भी हुकूमत अवामी जेब से ही बर्दाश्त करेगी। सियासी जमातों की सादगी ज़रा देखिए कि एक सूबे में ये इन सहूलियात और मराद के लिए एक पेज पर हैं और दूसरे सूबे में इसी बिल पर यही सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं। सबसे दिलचस्प रद्द अमल इस बिल को अपने दस्तखत से मंजूर करने वाले पीपल्स पार्टी के गवर्नर उनका है, जिनकी न सिर्फ अपनी जमात इस बिल की मंजूरी में PTI के साथ खड़ी थी, बल्कि शरीके हयात के लिए ऑफिशियल पासपोर्ट की जो शिक है वो तो खुद गवर्नर साहब के भाई हैं, रुकने असेंबली हैं, मोहम्मद करीम कुंडी, उन्होंने पेश की है। PTI के हमारे जो बड़े हैं वो बताएं कि आपने जो अयाशियों का बिल अपने लिए पास किया है, ये आवाम को कितनी सहूलत उससे मिल रही है। अपने लिए तमाम तरह जो है उन्होंने मराहत कहें वो ले लिए और आवाम के लिए कुछ नहीं है।
अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, पंजाब और वफाक से नून लीग रहनुमा भी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पार्टी से बाज़ पुरस करने या इसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करके शायद बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। आज जो ब्लू पासपोर्ट है वो मेंबर पंजाब असम्बली होने की वजह से है, और वो तब तक है जब तक मेरी असम्बली है। ये गलत बात है कि सारे सूबों में सिर्फ मेंबर्स के पास जो है वो एक ब्लू पासपोर्ट है, उनकी फैमिली में किसी के पास नहीं है। ये मुगल बादशाहों वाले शौक पंजाब में नहीं चलते। केपी असम्बली जो है वो मतलब बादशाह है, मतलब जलालुद्दीन अकबर का मुझे लगता है कोई खानदान है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जानिब से एक बिल मंजूर हुआ है। अराकीन को, वहाँ के वजीरों को, वहाँ के मुशीरों को, वजीर आला साहब को लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। ऐसे इख्तियारात आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास भी नहीं थे, शायद जलालुद्दीन अकबर के पास। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान शायद ये भूल जाते हैं कि बाकी 3 उंगलियों का रुख उनकी अपनी तरफ है। अब इन दोनों सूबों में असेंबलियों ने अपने अराकीन पर पहले ही खजानों के मुंह खोल रखे हैं। पंजाब में अभी की तो बात है, 2 साल पहले ही दिसंबर 2024 में हुक्मरान जमात यानी नून लीग ने कानून साजी करते हुए अराकीन असेंबली की तनख्वाहों में 5-10 गुना तक इजाफा किया था। तनख्वाहें चंद हज़ार और लाख से कई लाख तक पहुंचा दी थी। दीगर मराहत में पंजाब असम्बली के मौजूदा अराकीन के साथ साथ साबका अराकीन को भी ब्लू पासपोर्ट और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंज की सहूलत मैसर है। अरकान पंजाब असम्बली को सूबे भर में टोल टैक्स से भी इस्तिस्ना हासिल है। पंजाब के बाद सिंध की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ भी अवामी नुमाइंदों को हासिल मराहत और सहूलियात उन्हें पार्लियामेंट तक पहुँचाने वाले बदहाल होते अवाम हसरत की निगाह से देखते हैं। पिछले साल अगस्त में सिंध असम्बली में हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ऑपोजिशन जमात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अराकीन की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल मंजूर किया था, जिसके साथ ही अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाहों में सिर्फ 200% इजाफे का फैसला करते हुए अलाउंसेस समेत तनख्वाह 1,55,000 रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए कर दी गई थी। मुख्तलिफ अलाउंसेस के लिए भी अरकान पार्लियामेंट ने बिला तफरीक जमात और सियासी वाबस्तगी अपने लिए ख़जानों के मुंह खोल लिए थे। दूसरी तरफ सिंध असम्बली के मौजूदा अराकीन के साथ साथ साबका अराकीन को भी ब्लू पासपोर्ट और मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर VIP लाउंजेस की सहूलत मैसर है और दीगर चंद सहूलियात असम्बली अराकीन के 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए भी है। मौजूदा और साबका अराकीन सिंध असम्बली को सरकारी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, इस्लामाबाद और गवादर में सिंध हाउस सरकारी निर्ख पर दस्तियाब होंगे। सिंध असम्बली का अगर कोई रुकन मुद्दत असम्बली में इंतकाल कर जाता है तो उसकी बीवी या शोहर के लिए भी ऊपर दर्ज तमाम और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। हालांकि अगर बात करते हैं हम माहिरीन से, माशियात के माहिरीन से, तो वो ये कहते हैं कि असेंबली को अपने अखराजात कम करने हैं, तब उसके बाद जो है वो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ही दूसरी है। शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुमाइला राना साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम रहनुमा है, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। शुमाइला साहिबा से मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि आज सेनेट की कायमा कमेटी में ये बिल मंजूर हुआ है। साबिका अरकान पार्लियामेंट हैं, उनकी अहलियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर हुआ है। अरकान का तो समझ आता है, लेकिन साबिक अरकान पर इन मेहरबानियों की वजह क्या है? और फिर अहलिया और बच्चे, और बच्चों में भी वो बच्चे जिनकी उम्र 28 साल से कम हो। नेशनैलिटी के लिए भी 18 साल तक की उम्र होती है, यहाँ तो माशाल्लाह 28 साल उम्र रखी गई है। सर मैडम, क्या वजह बनती है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण, आपने बड़ी तफसील के साथ जो हमारी कमज़ोरियाँ, कमी और कोताहियाँ हैं, आपने, मैं कहूँगी कि तमाम मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो चीज़ें हैं उसका बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। और उसके अंदर मैं ये कहूँगी कि अभी रिसेंट हालिया जो बिल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पास किया है वो काफ़ी एक मुतनाज़ा बिल है और उसके ऊपर लोगों के बहुत एतराज़ात हैं। मामला ये है कि देखें, बात अगर मैं रियलिटी के ऊपर करूं तो अरकान जो हैं, जो अपने अपने इलाकों से 2-2, 2.5, 3-3 लाख वोट लेकर आते हैं और वो अपनी आवाम के, अपने लोगों के नुमाइंदा होते हैं, नुमाइंदगी करते हैं।
अगर आपको एज ए रुकने कौमी असम्बली में बताऊं तो यकीन जानिए हमारी मराहत बिल्कुल बहुत कम है। ना हमारी किरण पेंशन होती है, ना हमारी क्या कहते हैं हमें प्लॉट्स मिलते हैं, ना हमें कोई इम्यूनिटी हासिल है, ना ही हमारे पास कोई स्टाफ होता है, ना हमारे पास कोई जो है वो ऑफिसेज होते हैं जिसमें हम लोग अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने हलकों के लोगों को वहाँ पे बिठा सकें, बात कर सकें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपने देखा होगा जजेस को और जो दूसरी कम्युनिटी है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मराआत जो हैं वो हर लिहाज से ज़्यादा हैं। अब चले आते हैं, मैंने तो ये आपको एक पिक्चर का ओवरव्यू किया है। मैं दोबारा आपकी तरफ भी आऊंगी और जो आपने वो वाली बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो किया, तो शफी जान साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वाला ने जब इसके ऊपर तनकीद हुई है तो उन्होंने फौरी तौर पर उन शिकों में रद्दोबदल की बात की है। तो शफी जान साहब साथ ही मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद भी क्लैरिटी लेंगे। अभी इस वक्त मुझे सेनेटर अब्दुल कादिर साहब ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने ले किया है इस बिल को सेनेट की कायमा कमेटी में। बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी सर। सबसे पहले तो मुझे जरा इस बिल के बारे में फरमा दीजिए, क्या ऐसा इस बिल में नया है जो पहले नहीं था? पहले तो ये बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। मैं सिर्फ इसको सिंपली ये कह रहा हूँ कि जो सेनेट ने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, एक्चुअली ये बिल जो है ये इसमें थोड़ी सी पहले जो लॉ था उसमें एनॉमली थी। वो ऐसे था कि तमाम चीजें, ये कानून, ये एक्ट पहले बना हुआ था कि जो ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं उनको, उनकी फैमिली को और बाकी पार्लियामेंट को क्या ब्लू पासपोर्ट की क्या फैसिलिटी होगी। ब्लू पासपोर्ट में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसी गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट इसमें नहीं है, कोई ऐसी फ्री ऑफ कास्ट ट्रैवलिंग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पासपोर्ट का स्टेटस है। तो जो सेक्शन 12 है उसका सब सेक्शन 3 जो है उसके अंदर जो फैसिलिटीज ग्रेड 22 के ऑफिसर्स को फेडरल गवर्नमेंट के अवेलेबल थी, उसमें सिर्फ ये लिखना था कि जो अवेलेबल फैसिलिटीज उनको है वही फैसिलिटी जो कानून बना हुआ है। ये फरमा दीजिए कि क्या पहले भी जो एक्स एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं उनके लिए भी, ये उनकी अहलिया के लिए, उनके बच्चों के लिए ये ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद थी या आप अभी मुतारिफ करवाने जा रहे हैं? नहीं, पहले से मौजूद है। देखें, जो भी पार्लियामेंटेरियन है पहले से मौजूद है। सिर्फ ये था कि जो उनके बच्चों के लिए पहले उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए जो लॉ बना हुआ है या रिटायर्ड ऑफिसर्स के लिए बना हुआ है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था सेनेट में। तो वो एक नॉर्मली थी, जो लफ्ज लिखना भूल गए थे, एंड आर सेनेटर्स। तो वो आज हमने वो बिल, वो बगैर बिल के वो हो नहीं सकता, तो उसको थ्रू बिल लाना पड़ता है। तो उसको हम थ्रू बिल लेके आए कि जो लॉ पाकिस्तान का है और जो लोगों को परमिटेड है ग्रेड 22 21 के ऑफिसर की फैमिली। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि आज तक की तारीख में, जब मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, तो इस वक्त तक साबिका जो सेनेटर्स हैं उनकी अहलिया को, उनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट्स नहीं मिल रहे हैं? उनके बच्चों को मिल रहे हैं। सिर्फ ये है कि जो सेनेटर रिटायर हो जाते हैं उनके बच्चे को नहीं मिलता है, उसके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, लेकिन अप टू एज ऑफ 28, सिर्फ 28 की एज तक बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर और उनके बच्चों को मिल रहा था। यहाँ ये नॉर्मली रह गई थी कि वो रिटायर्ड पार्लियामेंटेरियन के बच्चे को नहीं मिल रहा था, तो वो उसमें ऐड कर दिया। देखें, मेरा ख्याल मोस्ट ऑफ दी एमएनएज और सेनेटर्स तो उनके बच्चे 28 साल से बड़े ही हैं, थोड़े से होंगे इसमें, लेकिन ये चूंकि एक डिस्पैरिटी थी और एनॉमली थी, उसको करेक्ट किया गया। कानून पहले से पाकिस्तान का मौजूद है, इसमें कोई नया कानून नहीं बना, कोई नई फैसिलिटी नहीं। आप सर मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर्स अपनी 6 साल मुद्दत पूरी नहीं कर रहे थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनको नहीं मिल रहा था ये ब्लू पासपोर्ट्स? नहीं, जो 6 साल मुद्दत पूरी कर रहे थे उनको और उनकी वाइफ को तो मिलता है। सिर्फ ये था कि उनके बच्चों को नहीं मिल रहा था अप टू एज ऑफ 28। तो गवर्नमेंट ऑफिसर पहले क्या एज थी सर? पहले उनको नहीं मिल रहा था जब वो 6 साल मुद्दत के बाद उनके बच्चों को नहीं मिल रहा था, जबकि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर के बच्चों को मिल रहा था। तो वो अप टू एज ऑफ 28।
तो वो सिर्फ उसको ऐड किया है कि अप टू एज ऑफ 28 ठीक सेनेटर्स के जी। बच्चों को भी मिलना चाहिए। सही। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम के तमाम इस बिल पर एक पेज पर हैं, यानी बाकी दो जमातों की भी हिमायत हासिल है इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल थी ना, आज सारे उधर मौजूद थे। JUIF ने भी सर हिमायत की है इसकी? मुझे उसका नंबर याद नहीं है, लेकिन सारों की हमायत है इसमें। कोई देखिए, इसमें कोई नई फैसिलिटी तो ले नहीं रहे, कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई ठीक। मुफ्त कोई चीज या कोई पर्क्स, कोई प्रिविलेजेस, कोई तनख्वाह, कोई चीज, पैसे तो बढ़ा नहीं रहे। वो तो सिर्फ ये है कि पहले वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स 21-22 के ऑफिसर्स के बच्चों को 18 साल की बजाय 28 साल जी। तक मिलता है, तो अभी इनके बच्चों को भी 28 साल तक मिलेगा। सर असल में तो ज्यादातर पाकिस्तान की आवाम जो है ना, वो ये सवाल करती है कि हमें तो जो बेसिक पाकिस्तान की नेसेसिटीज हैं आवाम वो को नहीं आपने मिल रही है, समझाना आप है। जो है वो आवाम, नहीं। अब आप अपनी अपनी जो है वो प्रिविलेजेस और पर्क्स ये की तरफ पहले- जा रहे हैं। सुन ले पहले कोई 56,000 पासपोर्ट इशू है, अगर 60-70 पासपोर्ट उनके बच्चों को 2-4 साल 6 साल के लिए मिल जाएगा और बाद में दोबारा ग्रीन हो जाएगा, तो कोई खुदा न खास्ता हुकूमत या आवाम को तो कोई नुकसान नहीं दे रही है। अच्छा ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। जिस तरह से बता रहे थे अभी अब्दुल कादिर साहब के सारे ही माशाल्लाह एक पेज पर हैं इस बिल के हवाले से, तो एक तरफ आपके बिल के ऊपर जो सूबाई असेंबली का है वहां पर तनकीद हो रही है, आपकी एक क्लैरिटी भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सेनेटर्स यहाँ सेनेट में कमेटी में इस बिल की हिमायत कर रहे हैं सर? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है और इस बिल की बात है, तो आज CM अफरीदी साहब ने बीना के मेंबरान बुलाया था, काफी इशू और भी डिस्कस हुए, उसके साथ साथ इस इशू पे भी बात की गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा भी इस मशावरत में शामिल थे और ये फैसला किया गया है कि जो शक मुतनाज़ा है उसको वापस लिया जाएगा और जो 1988 का एक्ट है ये शिकें उसी के मुताबिक दुरुस्त और बहाल की जाएंगी। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि ये दो चीजों को हमने समझना होगा। देखिए, जो ड्राफ्ट कैबिनेट के पास आया उस ड्राफ्ट में ब्लू पासपोर्ट वो तो पहले से MPS के पास मौजूद था, इसके अलावा उस ड्राफ्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके मिनट्स में आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं। और काफी जो सहाफी हमारी बरादरी है उसने इसके काफी वीलॉग्स भी किए हैं। कैबिनेट से जो ऑफिशियल पासपोर्ट था वही ड्राफ्ट पास हुआ, फिर उस ड्राफ्ट को असेंबली भिजवाया गया और असेंबली में हमारे जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं पार्लिमानी लीडर है अहमद कुंडी साहब, जो कि गवर्नर साहब के भाई हैं, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट और खैबर पख्तूनख्वा पास किया। अब बात है उस दिन से वो कौन कौन मौजूद था ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसके इस मई को गैजेटेड नोट हुआ और कई जो है वो मीडिया शफी साहब मुझे जरा ये थोड़ा सा क्लियर कर देंगे सर, ये कौन कौन सी ऐसी शिकें हैं जो वापस ली जा रही हैं, क्योंकि आपके पास तमाम मिनट्स, आप खुद वहां पर मौजूद तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मुझे जरा वो शिक बता दीजिएगा कौन कौन सी वापस ली जा रही हैं। देखिए, इसमें 1980 का एक्ट किरण साहब अगर आप उठाएं और 20 का एक्ट उठाएं तो ये बिल्कुल सिमिलर है, 1 से 2% इसमें जो है शायद ही डिफरेंस हो। एक तो ब्लू पासपोर्ट तो शुरू से हमारे पास था जो कि MPS है, जो 5 साल के लिए मिलता है, जैसे टर्म खत्म हो जाती है तो पासपोर्ट भी आपका खत्म हो जाता है। हमने जो था वही ड्राफ्ट जो है दोबारा जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया था, लेकिन जो असेंबली ने जो अमेंडमेंट की है उसमें ब्लू पासपोर्ट लाइफ टाइम के लिए था, स्पाउस के लिए था और डिपेंडेंट बच्चों के लिए था जी। और इसके अलावा जो था सहाफियों पे जो जर्नलिस्ट के जो जी बिल्कुल इसको वापस लिया जाएगा। जो पासपोर्ट MP को सिर्फ मिलता है 5 साल के लिए, जो 1988 एक्ट में मौजूद है वही एक्ट जो है दोबारा बहाल हो जाएगी। ठीक है, एक यही शिक है जिसे वापस लिया जा रहा है। देखिए, इसके अलावा 4 असले के लाइसेंस 1988 के एक्ट में मौजूद हैं। अभी जो 4 इसके साथ मजीद ऐड किए गए थे पेमेंट पे, फ्री नहीं पेमेंट पे, उसको भी वापस लिया जाएगा। इसके साथ जर्नलिस्ट पे जो जुर्माने बढ़ाए गए थे उसको भी वापस लिया जाएगा। हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ बैठेंगे भी, उनकी भी बातें सुनेंगे, क्योंकि उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ऐड किया जाएगा, उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा। मंडे को पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग भी स्पीकर साहब ने बुला ली है और जो भी मुतनाज़ा शिकें हैं जिस पे अवाम को ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इकदाम है सर। अगर इतनी तनकीद के बाद अगर आप
फेल जो है वो उसको फिर वापस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। शुमाइला राना साहिबा, अब जहां पर केबीके में तनकीद हुई, इनफैक्ट आपने भी आगाज किया, आपने भी तनकीद की, लेकिन यहाँ पर उन्हीं तमाम शिकों को वापस लिया जा रहा है, तो क्या ये जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो पंजाब की MNAs MPS को भी मैसर है, तो क्या फिर वहां पर भी कुछ वापसी के हवाले से सोच रहे हैं? देखिए किरण, बात यह है कि इनका जो बिल था, मुतनाज़ा बिल था, उसमें सिर्फ ब्लू पासपोर्ट ही की हद तक बात नहीं थी, उसमें और भी बहुत सी ऐसी शिकें थीं जिसके ऊपर तमाम लोगों को एतराज़ात थे। देखिए, ब्लू पासपोर्ट तो उसकी एक शिक थी जिसके ऊपर जो मौज़ूए बहस बना हुआ, जो इन्होंने जर्नलिस्ट के लिए जो उनकी कदगन लगाने के लिए और जो जर्नलिस्ट सहाफ़ी बरादरी के लिए इनकी सोच है वो सामने आ गई। और दूसरी बात ये है कि देखिए ये का एक मामला बड़े भी हाई मॉरल पख्तूनख्वा के बिल में, और वो इसको वापस रिटर्न कर रहे हैं। क्या आप भी समझती हैं कि पंजाब में भी होना चाहिए? जी, अर्ज करती चलूं कि इन्होंने अपना जो नैरेटिव है वो इतना, सर मेरी बात सुनिए मैडम, जितना नैरेटिव इन्होंने अपना जो है वो हाई अपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके ऊपर ये लोग पूरा नहीं उतरे। मकसद ये है कि ब्लू पासपोर्ट ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर कोई हम बहुत बहस करें, मगर ये स्टेटस को के ख़िलाफ़ थे, ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ थे, ये रवायती सियासत के ख़िलाफ़ थे, ये ड्राइंग रूम की सियासत को पसंद नहीं करते थे, इन्होंने यूथ के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। वो तमाम बातें जो हैं वो राई का पहाड़ बन के सामने आई हैं इनके लिए। मैं ये समझती हूँ कि इंसान यानी आप बात करे, ये वो कह रही नारे हैं कि लगाए, वो नैरेटिव एक अलग लाइन लेते रहे हैं, लेकिन करते वही सब कुछ है जो आप बाकी सारे लोग करते हैं। नहीं, हम ये बात नहीं है। हमने देखिए, हमने कौन सा जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है वो एक्ट इन्होंने अभी पास किया है, बताइए। हमने कौन सी ऐसी मराहत हैं जिसको हमने 10-10 साल या पूरी ताहयात अपने अराकीन को दी हैं। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी सहूलत है जो पंजाब को मिल रही है और इनको नहीं मिल रही। शुमाइला साहिबा, 98 में आया था या 2002 में आया था पीका एक्ट शायद? सॉरी, आपकी आवाज कटी है। नहीं, आप कह रही हैं ना कि हम जर्नलिस्ट के खिलाफ कुछ नहीं लाए, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि 98 में आया था या 2002 में आया था फिर पीका एक्ट? ना, नहीं, मैं उसके पीका एक्ट पे मैं अर्ज करती चलूँ। देखिए, बात यह है कि जो सहाफ़ी गैर जिम्मेदाराना, ये तमाम सहाफ़ियों के लिए नहीं है। इन्होंने जो शिक पास की है वो तमाम सहाफ़ियों का गला घोंटने के लिए है। हमने ये कहा कि देखें, आप में, आपके अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो येलो जर्नलिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कलम और मुंह से वो अल्फाज निकलते हैं, वो हकीकी बुनियाद के ऊपर वो खबर देते हैं जिसका आप येलो कहते हैं, वो काले कहते हैं, मिल बांट की सारी चीजें चल रही होती हैं, एक जैसे मामला चल रहे होते हैं। आखिर में मुझे ये बता दें, ये जो 5 अगस्त को एहतजाज की बात हो रही है मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने, मैं आती हूँ शफी जान साहब, मैं आखिरी कमेंट आपका भी शामिल करूंगी। मैं जरा हुकूमत का मौक़िफ़ जान लूँ इस सारे मामले पर कि ये जो मुल्कगिर एहतजाज हो रहा है क्या होगा। शुमाइला साहिबा, क्या प्लानिंग है आप लोगों की, इस पर किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए, एहतजाज और जलसे जुलूस करना किसी भी जमात का हक है और ये एक जमहूरी हक है जो लोग हम भी करते आए हैं, लेकिन उस जमहूरी हक के लिए हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने नहीं देंगे। पाकिस्तान के लोगों का अमन जो है वो खराब होने नहीं देंगे, और जहां रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा वहां पे रियासत जो है वो अपना जवाब देगी। पुराना जो फॉर्मूला है हुकूमत का उसी को ही अपनाया जाएगा। शफी जान साहब, ये फरमाइए, वज़ीर आला से जब भी सवाल होता है तहरीक के हवाले से, तो वो हमेशा बात करते हैं मुल्क में तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो अचकज़ई साहब की है, और अब उन्होंने तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या आप लोग क्या करने जा रहे हैं और सूबाई हुकूमत की किस तरह से उसकी सपोर्ट में खड़ी होगी? देखिए, पहली बात यह है कि मैं थोड़ा सा पीका एक्ट पे और सहाफ़ियों की बात तो मेरी बहन शुमाइला ने की है। देखिए, ये वो लोग हैं जो उन्होंने पीका एक्ट पास किया, जहां पे अगर आप पंजाब में सीएम के खिलाफ कोई न्यूज लगाते हैं तो आपको गायब कर दिया जाता है। जहाज की स्टोरी को ब्रेक किया गया, उसकी फैमिली पंजाब में थी, उसके घर में छापे मारे गए, हम न्यूज के सहाफ़ी को उठाया गया, 3 दिन तक वो गायब रहा, जिस तरीके से बाजियाब हुआ सबको पता है। इन लोगों की मुंह से आज़ादी सहाफत की बात अच्छी नहीं लगती, इनकी मुंह से सहाफ़ी की हुकूक की बात अच्छी नहीं लगती। पर पख्तून
ख्वाह ने अगर कुछ गलत किया है तो हम उसको दोबारा बहाल करने जा रहे हैं। ये काबिल तारीफ अमल है। हम इनकी तरह नहीं है कि स्टैम्प कर दिया। हम इनकी तरह नहीं है कि 1100 अरब का जहाज खरीदे और फिर असेंबली में खड़े होके कहे कि हाँ भाई खरीदे और उस पर क्या के भी लगते हैं। हम अवाम के वोट से आए हैं। अवाम को अगर कोई चीज पसंद नहीं आएगी, हमारे वोटर को पसंद नहीं आएगी, हम उसको बिल्कुल वापस करेंगे। जो जहाजों के ऊपर बिला वजह जरूरत आपकी पूरी बात शफी जान साहब ने बड़े तहम्मुल से सुनी है। उनका मौक़िफ़ भी सुन लेना, उनको मौका तो दें। उन्होंने आपकी बात पूरे तहम्मुल से सुनी है। शफी साहब आप कंप्लीट कर लें क्विकली। देखिए जहां तक तहरीक की बात है वो हम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है। महमूद खान अचकज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे, तहरीक के हवाले से हो या फिर मुज़ाकरात के हवाले से हो, तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी, पख्तूनख्वा की पूरी हुकूमत, सुहेल आफरीदी उनके पीछे खड़े होंगे। ये हमारा स्टांस डे 1 से है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक याददाश्त, पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई, लेकिन कल से हम फिर देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। कतरी मुज़ाकरात इस वक्त ईरान में मौजूद हैं, ऐसा कह रहा है रॉयटर्स। ईरान का साबिक़ सुप्रीम लीडर, इनकी शहादत का जो है वो बदला लेने का ऐलान भी किया गया है और अब उसके बाद इस वक्त सिलसिला जो है वो एक दूसरे पर हमलों का जारी है। खालिद चिश्ती साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। अबनाए हुर्मुज़ इसके मामले पर अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने कंट्रोल स्ट्राइक्स के साथ अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। इब्तिदा में अमेरिकी सदर कह रहे थे कि जंगबंदी खत्म हो गई है, अब वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे। सालिस भी एक्टिव है, फील्ड मार्शल का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता भी हो गया है, कतरी वफ्द की भी तेहरान आमद की इत्तलात हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? ये हो क्या रहा है? आगे का सिलसिला प्रेडिक्ट करना आसान है इस सिचुएशन में? जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा, आपने इनवाइट किया है और स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मुझे कभी याद आई, अमेरिकन एक थिंक टैंक फिलोसफर थे 1910 में, तकरीबन 125 साल पहले फौत हो गए। मार्क ट्वेन उनका नाम था। उन्होंने कहा था द अमेरिकन्स लर्न द ज्योग्राफी थ्रू वॉर्स। तो अमेरिका को इतनी बड़ी जंग करनी पड़ी खुद भी जानने के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है और दुनिया को भी जानने के लिए, और ये ईरान को खास तौर पर एक लीवरेज ऑफ इन्फ्लुएंस, ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म बताने के लिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इतनी जबरदस्त वैल्यूएबल एक एसेट है और ये शायद न्यूक्लियर से ज्यादा है। और मैं अक्सर प्रोग्राम में कहता हूं कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो अगर बना भी ले रहा है तो पता नहीं कब यूज करना है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वो रोजाना यूज कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए या नेगोशिएशन के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान चाहता क्यों है। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो चीजें हैं, जो एक ज्यादा बात की जाती है, एक कम बात की जाती है। मैं दोनों को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सब जानते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर वहां से कुछ 100-125 के करीब शिप्स गुजरते थे जमाना अमन में, फरवरी जंग शुरू होने से पहले। अभी जो दरमियान में ईरान ने अलाउ कर दिया था पेमेंट लेके, वो तकरीबन $2 मिलियन ले रहा था ईरान। अभी जो इस वक्त गुजर रहे हैं आफ्टर द MOU, तकरीबन 50 गुजर रहे थे 2 दिन पहले तक एवरेज, जब ये दोबारा हमले नहीं शुरू हुए थे। अगर हाइपोथेटिकली ईरान चार्ज करना शुरू कर दे $2 मिलियन दोबारा हाइपोथेटिकली, तो ये तकरीबन $100 मिलियन रोजाना बनता है, तकरीबन $36 बिलियन एक साल का बनता है। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इसको परमानेंट करना चाहता है या कर सकेगा, ये जो टॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया मानेगी नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है वो प्रेशर के तौर पर यूज कर रहा है। जो दूसरी बात है जो कम बात की जा रही है, देखिए ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज अ बफर जोन यूज करना चाहता है, जिसका मतलब ये है कि मेरी वार्निंग, अर्ली वार्निंग होनी चाहिए, क्लियरेंस होनी चाहिए, अर्लियर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अब भी जो ट्रैफिक जा रही थी चंद दिन पहले तक, ईरान क्या करता था कि क्रू के नाम बताएं, नंबर बताएं, उनकी नेशनलिटी बताएं, टाइप ऑफ कार्गो, द वैल्यू ऑफ द कार्गो, ये इतने डिटेल्स ले रहा था। दैट मींस विजिबिलिटी। और जो अगर नेविगेशन रूट क्लोजली फॉलो करें, जो मैंने फॉलो किया, तो ईरान अपनी कोस्ट के बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना हगिंग द कोस्ट, तो ये कोस्ट के बिल्कुल साथ साथ से गुजारने की इजाजत देता था रूट की। इसीलिए आपने देखा कि जो बहरी जहाजों ने ओमान की कोस्ट के करीब गुजरने की कोशिश की, उसने निशाना बनाया। तो ये बताना ईरान ये चाह रहा है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं। ईरान समझता है, जिसको मैं थोड़ा सा तनकीदी नजर से भी देखता हूं, ईरान समझता है कि जितना मैं फोर्सफुली इफेक्टिव मैनिफेस्ट कर पाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल, उतना ही बेनिफिट मिलेगा बाद में।
लेकिन उसको क्वेश्चन में अटैच अच्छा करूंगा सर, अब ये एग्जैक्टली ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला ना, और यहाँ पर एक हम सिचुएशन देख रहे हैं कि ईरान में एक बड़ा इवेंट चल रहा है, वहां पर जनाजा है, तदफीन है, और उसी के दौरान में वहां से जो सऊदी अरब के या कतर के, और कतर तो खुद सालिस भी है इस सारे मामले में, उनके वेसल्स गुजरते हैं, उसके ऊपर अटैक करता है, और फिर वहां से मामला शुरू होता है दोबारा वाला जो हमलों के आगाज हुआ है। तो क्यों आप समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, या फिर जो वहां की क़यादत है वो अब ये नजर आ रहा है कि वो सेम पेज पर मौजूद नहीं है? देखिए, IRGC के जो इस वक्त कमांडर हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी इनको एडवाइजर हैं, वो इराक और ईरान की 8 साल जंग के दरमियान में लीडिंग रोल उनका रहा था, इसलिए वो थोड़े, आपने देखा, अग्रेसिव भी हैं, वो ज्यादा मिलिट्री माइंड के साथ हैं। ये वही कमांडर हैं दोनों जिन्होंने इराक ने जो जगह या एरिया छीन लिया था ईरान का 2 साल शुरू की 2 साल जंग में, इन्होंने विथड्रॉ करवाया था वापस उन्होंने। तो एक वो एलिमेंट है। दूसरा एक सेगमेंट जिसकी तरफ आप बिल्कुल ठीक इशारा फरमा रही हैं, वो ये है कि देखिए, इस वक्त लोग गुस्से, एंगर, सदमे, कॉम्बिनेशन में हैरानी, लोग कोई भी सेन या थोड़ा सा प्रैग्मेटिक होने की कोशिश करेगा, वो एलिमेंट ऑफ अनपॉपुलरिटी फेस करेगा। तो यहाँ पे पॉपुलर स्लोगन वही है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये जो आपने देखे हैं नारे, वो ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं क्वेश्चन अटैच ये करना चाहूंगा, वो ये कि लीडर्स ने इमोशनल के साथ नहीं बह जाना होता, उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने होते हैं, उन्होंने एक विजन देनी होती है लोगों को, उन्होंने लोगों को डायरेक्शन देनी होती है, और सबसे ज्यादा लोगों के इमोशंस को वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है थ्रू पॉजिटिव मीन्स। तो आई थिंक एक बड़ी ऑब्लिगेशन है ईरानी लीडरशिप पर कि लोगों के बहाव में ना बह जाएं, उनके जज्बात में, क्योंकि इस वक्त उनको बहुत अच्छी डील्स मिल रही थी। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरे इनको बेनिफिट मिले हैं थ्रू MOU, वो काबिल कदर है, मेरा ख्याल है, इनके फेवरेबल टू ईरान है। तो वो क्वेश्चन में इसलिए ऐड मैंने कहा। सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लीजिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी क़ुव्वत के साथ जारी है, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। ऑपरेशन शाबान, इस पर बात करने के लिए बाबर यूसुफजई साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सूबाई मावन है दाखिला। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मैं सबसे पहले मुझे ये बताइए, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो खौफनाक भी था, तशवीशनाक भी था। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कल फैसले हुए। किस तरह से दहशत गर्दों से निपटा जाएगा, क्या अहम तरीन फैसले हुए हैं कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, पहले हमें बलूचिस्तान के पैराए में इस सब सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल माक़े हक के बाद से बलूचिस्तान में भारत की जो प्रॉक्सीज हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उनकी फंडिंग डबल हो गई है और उन्हें अफगानिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। अफगानिस्तान उनका मेन फैसिलिटेटर है, इंडिया उनको स्पॉन्सर कर रहा है। ये स्पॉन्सर टेररिज्म है। इस दहशतगर्दी को भारत की तरफ से पैसा में दिया जा रहा है। तो ये दहशतगर्द आए और इन्होंने बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश की है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर जवाब दिया है। ऑपरेशन शाबान जारी है। अब तक 5 दिन में मजमूई तौर पर 75 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं, 79 का फिगर है लेटेस्ट, वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के और सिविलियन जो है 42 लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं इसमें। तो देखिए, हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि इस दहशतगर्दी को रोका जाए और इस हवाले से हमारी हुकूमत इक़दाम भी कर रही है। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी पर भी कल सवालात उठे हैं? नहीं, कोई सवाल नहीं उठा। हमें जो है अस्करी क़यादत ने सूबाई हुकूमत को, सियासी क़यादत को पूरा कॉन्फिडेंस दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम इस जंग में इंशाअल्लाह फतेहयाब होंगे, दुश्मन को शिकस्त देंगे। एपेक्स में कल सख्त फैसले लिए गए हैं और ये फैसला हुआ है, ये डिसाइड हुआ है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक, आखिरी दहशतगर्द के किले तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और सियासी क़यादत जो है दहशतगर्दों का पीछा करेगी। IBOs ऑपरेशन भी हो रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी हो रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी हो रहे हैं और हमारी फौज और हमारी FC ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये देखें, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये नया नहीं है, ये हम देख रहे हैं कई अरसे से हो रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स होती हैं, उसमें हमें बाकायदा नंबर्स भी दिए जाते हैं। मुख्तलिफ और नया क्या है, क्योंकि ये हमें बताया गया कि पूरी कुव्वत के साथ अब इस ऑपरेशन का जो है ना वो दायरा कार बढ़ाया भी जाएगा। तो वो किस तरह से होगा? एक्सटर्नल दुश्मन के साथ साथ जो इंटरनल दुश्मन है, अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा। जो बलूचिस्तान में इनके सहूलतकार बैठे हुए हैं, मामनतकार बैठे हुए हैं, जो बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनकी सपोर्ट से ये दहशतगर्द आते हैं और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, अब उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अगर वो सियासी लोग हैं तब भी उनके साथ निपटा जाएगा, अगर वो कोई कारोबारी लोग हैं उनके साथ भी निपटा जाएगा। कल एपेक्स में होने वाले फैसलों में ये बात वाज़ेह कर दी है कि बलूचिस्तान के अमन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारी
हमारी खुद मुख्तारी पर, हमारी सालमियत पर, हमारे दिफा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा और दुश्मन को उसकी साजिशों का भरपूर जवाब यानी दिया बड़ा जाएगा। क्लियर ये फैसला ले लिया गया है कि वो सियासी लोग भी जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं दहशतगर्दों को या इनके सहूलतकार बने हुए हैं उनके खिलाफ भी सेम एक्शन होगा। जी बिल्कुल, देखिए इन दहशतगर्दों के सॉफ्ट फेसेस तो वही लोग हैं जो इनके मावनतकार बने हुए, सहूलतकार बने हुए, और वो कौन है सर? सियासत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों आप देखें मारंग लांगो को सजा हुई, मारंग लांगो कौन थी? वो इन्हीं का सॉफ्ट फेसेस थी और वो भारत की प्रॉक्सी बनी हुई थी, वो बीएलए की प्रॉक्सी सियासी बनी नाम हुई की थी। बात कर रही हूं सियासी भी बहुत सारे लोग हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे अनकरीब एक नाम कि तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। छुपाने की क्या जरूरत है? जो दहशतगर्दों के साथ हैं उनको तो बाकायदा एक्सपोज करें सर। देखिए इसके ऊपर अभी जब कार्रवाई होगी तो इंशाल्लाह ये दुनिया के सामने लाया जाएगा। ये फैसला लेकिन हो चुका है कि किसी भी दहशतगर्द के सहूलतकार को नहीं बख्शा जाएगा। हाँ। सर, शफीक मेंगल के घर पर हमला हुआ है, दहशतगर्दों ने हमला किया है, इस बात को आप कंफर्म कर सकते हैं ऐसा जी, हुआ है? बिल्कुल और हुआ है। टारगेट शफीक मेंगल ही थे? जी बिल्कुल, टारगेट शफीक मेंगल थे। वो खुददार में अपने घर पर मौजूद थे, उनके ऊपर खुदकुश हमला हुआ है और एक नहीं 3 खुदकुश बमबारों ने उनके ऊपर हमला किया है। शफीक मेंगल साहब ने जुर्रतमंदी से और बहादुरी से उस दहशतगर्दी का मुकाबला किया, उस हमले का मुकाबला किया। वो 2-2.5 घंटे दहशतगर्दों से लड़ते रहे। शफीक मेंगल पाकिस्तान का फखर हैं, बलूचिस्तान के बेटे हैं, पाकिस्तान के माथे का जूमर हैं और उन्होंने हमेशा फितनतुल हिंदुस्तान को ललकारा है और फितनतुल हिंदुस्तान को टफ टाइम दिया है। तो फितनतुल हिंदुस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है, बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन वहां पर भी दुश्मन को शिकस्त हुई है और उनके जो अज़ाइम थे उन्हें नाकाम बनाया गया है। मंगी डैम हमले में जो पुलिस एहलकार जवामर्दी के साथ वहां लड़ रहे थे, शहीद हो गए, फिर उसके बाद जिस तरह से उनके जनाजे मुंतकिल किए गए, सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है इस सारे मामले पर। सर, मैं इस दावे को बेबुनियाद करार देता हूं और इस दावे की तरदीद करता हूं। वो ताबूत जो उनको लेने के लिए जा रहे थे उनकी फुटेज बनाकर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया है। अच्छा। एक फेक नैरेटिव बनाया गया है। उन्हें हम इज्जत से लेकर आए। हमारे शहदा हमारे माथे का जूमर है। हमारे वजीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी हमेशा कहते हैं कि मैं शहदा पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो शहदा के पास, शहदा के खानदान के पास गए। जिस दिन ये वाकया हुआ उन्होंने पूरा दिन जियारत में गुजारा, बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी, बगैर प्रोटोकॉल के वो जियारत गए, लवाहिकीन से मिलते रहे, उनके जनाजों में शिरकत की। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं इस प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत करता हूं। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि क्लियर कर दिया कि वो जो जनाजे लेकर जाने के लिए ताबूत लेकर जा रहे थे वो उनकी फुटेजेस बनाकर नैरेटिव बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका प्रोग्राम बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के लिए कि अब उनके खिलाफ ये भरपूर कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाजरीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।